नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी में बस। अभी बस 2 मिनट में चलिए पहुंच ठीक है रहा ठीक है। ओके। हूँ। चलिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। यहाँ तक किसी को भी डाउट है? लास्ट क्लास में मैंने आपको हैकर या हैकिंग बताया था क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ हैकर हम लोगों ने डिस्कस किए थे, और उसके बाद फेजेस ऑफ हैकिंग। यार एक बार अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप ये फेसेस ऑफ हैकिंग थोड़ा मतलब कराई दीजिए, वन शॉट रिवीजन। नहीं नहीं, मैं ट्राई क्लियर नहीं हो करूंगा। जाएगा। आप लोग देख लीजिए ना लास्ट क्लास का जो कराया था। मैं दोबारा, क्योंकि ये चीज़ें दोबारा कवर होंगी सारी, तो मैं भी आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। सो फेजेस ऑफ हैकिंग मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बता दिया था। अब आज हम लोग जो टॉपिक है वहां से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है बताइए आप लोग, क्या समझ आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से? बताइए। इंफॉर्मेशन का मतलब डेटा, राइट? आपको साइबर सिक्योरिटी में यही सिखाया जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है? डेटा, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक ब्रांच है साइबर सिक्योरिटी की जिसका नाम है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का स्पेसिफिकली काम क्या है कि आपके डेटा को प्रोटेक्ट करना, चाहे आपका डेटा कहीं पे भी रखा हो। ठीक है। डेटा जनरली कहाँ कहाँ होता है? एग्जाम्पल बताइए कुछ, कहाँ कहाँ आपको डेटा एग्जिस्ट करता हुआ दिखता है, कहाँ मिलता है डेटा में? क्लाउड पे? हम्म। हम्म। ठीक है। जो डेटा होता है वो नॉर्मली 3 जगहों पे होता है: डेटा एट रेस्ट, डेटा इन ट्रांजिट, एंड डेटा इन प्रोसेस। इन तीनों का मतलब क्या हुआ? डेटा या तो रेस्ट पे रहता है, मतलब उसको किसी हार्ड ड्राइव में, किसी क्लाउड स्टोरेज में आपने स्टोर करके रख दिया। उसका मतलब क्या है कि डेटा कहाँ पे आपके रेस्ट पे है। उसको कहीं कहीं मूव नहीं किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट नहीं किया जा रहा है। वो बस एक जगह रखा हुआ है, तो वो क्या कहलाता है? डेटा एट रेस्ट। डेटा इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा होता है, एक जगह से दूसरी जगह जब उसको आप शेयर कर रहे होते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? डेटा इन ट्रांजिट। ठीक है। और तीसरा क्या है? डेटा इन प्रोसेस। डेटा के ऊपर क्या हो रहा होता है? प्रोसेसिंग हो रही होती है। डेटा को कोई सर्वर, कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा होता है किसी ना किसी चीज के लिए। ठीक है। तो ये 3 जगह हैं जहाँ पे आपका डेटा होता है, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का यही टास्क है कि आपका डेटा चाहे कहीं पे भी हो, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको सिक्योर करना, ताकि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस उस पर ना ले पाए। समझ आया? यहाँ तक समझ आया सभी को? ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लीजिए अब। साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी खासकर कुछ इंश्योर करता है, कुछ एलिमेंट्स हैं उसके, कुछ पिलर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पास कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ पिलर्स हैं जो कि आपके डेटा को क्या करते हैं? सिक्योर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो पिलर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ये बार बार मूव कर रहा है, इसको दोबारा से थोड़ा सा मूव कर दो उसको। हेलो। बस ठीक है ठीक है। यस बताइए, हेलो कौन कह रहा है क्या है? Yes। सर, अभी स्टार्ट हुई है क्या क्लास? हाँ हाँ, अभी क्लास स्टार्ट हुई है। कुछ पूछना है आपको? जी सर, ये कल मैं बाद में ऐड किया गया था सर मेरे को। तो ये पीछे हम्म। नॉर्मल सा बता देते सर, क्या कुछ करवाया आप? आप यहाँ पे आ जाना क्लास में, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। ठीक है। सर मैं ऑनलाइन ही क्लास लेता हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ सर। ठीक है ठीक है। जब आप ऑफलाइन आएंगे ना, जब ऑनलाइन आप जब भी फ्री होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, तब मैं आपको ओवरव्यू बता दूंगा इस चीज़ का। ठीक है।
आवाज बहुत धीमी आ रही है सर, एक बार। ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूँ अभी। चलिए, सो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये तीन चीज होती है हमारे पास जो कि एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजों का मतलब क्या होता है, इनको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और ये इन तीनों को एक साथ क्या बोला जाता है, CIA ट्रायड। तो क्या बोला जाता है एक साथ, CIA ट्रायड। अब इन तीनों चीजों को आप लोगों ने सुना होंगे वर्ड्स कहीं ना कहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी जरूर सुना होगा, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, इनका मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है? नहीं। ठीक है, और कुछ? देखिए, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है कि आपका डेटा आपके पास है, राइट? अब आप उसकी प्राइवेसी, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, उसकी जो मतलब आपका जो प्राइवेट डेटा है वो हमेशा आपके पास रहे, वो किसी और के पास एक्सेस उसका ना जाए। मतलब आपका डेटा सिर्फ आपके पास रहे, या फिर आप जिसके साथ उसको शेयर कर रहे हैं वही उस डेटा को एक्सेस कर पाए, इसके अलावा कोई और उस डेटा की प्राइवेसी को अटैक या हार्म ना कर पाए। तो वो क्या कहलाता है, वो किसका मतलब होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी। जब आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल रहता है तो मतलब वो डेटा प्रोटेक्ट है, वो किसी अनऑथराइज पर्सन ने एक्सेस नहीं करा है। समझ आया? तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो प्राइवेट है, आपके पास ही है, या फिर जिसके साथ आपने शेयर किया है बस वही उसको एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा कोई थर्ड पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। आपका डेटा अनऑथराइज एक्सेस कोई नहीं कर सकता है। जिसको आप परमिशन देंगे, जिसको आप अलाउ करेंगे, वही आपके डेटा को एक्सेस करेगा। तो वो किसका मतलब होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी का। ठीक है, और इसको इंश्योर करने के लिए कि आपका डेटा आपके पास है या फिर जिसके साथ शेयर कर रहे हैं वही एक्सेस कर पाए, इसके लिए कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है? अभी आप आगे जाके एक प्रोसेस पढ़ेंगे इसी कोर्स के अंदर जिसको बोलते हैं इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, सुना है किसी ने वर्ड ये? बताइए। यस सर, मतलब किसी प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में मतलब कन्वर्ट करना, उस प्रोसेस को इंक्रिप्शन बोलते हैं। यस। ठीक है, तो जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा है वो कोई और एक्सेस ना कर पाए, आप उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं, उस डेटा को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको क्या बोला जाता है, साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फॉर्म जो कि नॉन ह्यूमन रीडेबल है, नॉन अंडरस्टैंडेबल है, कोई उसको समझ नहीं सकता कि उस डेटा के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इंक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके प्लेन टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट मतलब जो देख सकता है कोई भी, ह्यूमन रीड कर सकता है। एक इमेज है, फॉर एग्जांपल इमेज आप देख के समझ सकते हैं कि इमेज के अंदर क्या है, बट अगर उसी इमेज को मैं एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं जिसको आप ओपन कर ही ना पाए, जिसको ओपन अगर आप करें भी तो कुछ प्रॉपरली आपको कंटेंट ना दिखे, सब कुछ एक रैंडम जिब्रिश वर्ड्स के साथ उसको रिप्लेस किया गया है, कुछ एल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग के साथ अगर उसको रिप्लेस किया गया है, तो वो क्या कहलाता है, उस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, साइफर टेक्स्ट। सो प्लेन टेक्स्ट ह्यूमन रीडेबल होता है, हर कोई रीड कर सकता है, समझ सकता है। साइफर टेक्स्ट नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म माना जाता है। ठीक है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन जनरली किसके थ्रू किया जाता है, आप आगे जाके पढ़ेंगे इसको। तो इसको किसके थ्रू किया जाता है, कीज की मदद से, KEYS, कीज। आप प्लेन टेक्स्ट में क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, कीज, जिसकी मदद से आपका जो नॉर्मल कंटेंट है, जो प्लेन टेक्स्ट कंटेंट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ओवरऑल मतलब ये है कि जब आप किसी को, जैसे आप लोगों ने व्हाट्सएप यूज करते हो, आप लोगों ने व्हाट्सएप पे देखा होगा एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिखा होता है। जब भी आप किसी के साथ चैट कर रहे होते हैं, मैसेज सेंड कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप फर्स्ट टाइम भेजते हैं ना, तो आपको लिखा आता है कि दिस कम्युनिकेशन और दिस चैनल इज एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, ऐसे करके आपको दिखाई देता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि आपके और उसके अलावा कोई तीसरा बंदा उस चैट को रीड नहीं कर सकता है, क्योंकि इनको इंक्रिप्ट किया जाता है। एक प्राइवेट की आपके पास है, दूसरी की उसके पास है, सामने वाले के पास, तो उसके थ्रू आपका क्या हो रहा है, इंक्रिप्शन परफॉर्म हो रहा है। समझ आया? तो इसको भी आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना समझिए कि आपका जो डेटा है, जैसे HTTP और HTTPS में आपको डिफरेंस पता होगा। HTTP सिक्योर क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें डेटा इंक्रिप्शन परफॉर्म नहीं होता है। HTTPS में क्या होता है, आप जो भी डेटा भेज रहे होते हैं वो सारा क्या होता है, इंक्रिप्ट होता है, उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि कोई भी
बीच का बंदा, कोई थर्ड पार्टी आपके और सर्वर के अलावा उस डेटा को एक्सेस ना कर पाए, उस डेटा को देख ना पाए। समझ आया? तो वो किस उसको मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? इंक्रिप्शन। ठीक है। सेकंड बात करते हैं इंटीग्रिटी के बारे में। इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है, अगर आप एक बंदे मतलब मैं किसी को अगर डेटा शेयर कर रहा हूँ, तो मैं यही चाहूंगा कि मेरा डेटा ओरिजिनल फॉर्म में जाए, उसके ऊपर कोई अटैकर अटैक ना करे, उस डेटा को कोई ऑल्टर ना करे, कोई चेंज ना करे। ठीक है। जब आपका डेटा ओरिजिनल फॉर्म में सेंडर से रिसीवर तक जाता है, तो वहां पे इंटीग्रिटी मेंटेन होती है। अगर इंटीग्रिटी पे अटैक होगा तो क्या होगा कि आपने जो डेटा भेजा है वो किसी ने चेंज कर दिया बीच में, और फिर उस डेटा को, जो ऑल्टर डेटा है, जो चेंज डेटा है, उसको आपने फॉरवर्ड कर दिया डेस्टिनेशन के पास। ठीक है। तो वहां पे अटैक होता है इंटीग्रिटी के ऊपर। तो इंटीग्रिटी का काम क्या है कि आपका जो डेटा है वो हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में ही ट्रांसमिट करना चाहिए। वो एक जगह से दूसरी जगह अगर जा रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, तो वो हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए? ओरिजिनल फॉर्म में ही होना चाहिए। उसके अलावा उस पर कोई मतलब एक तरीके से कोई और उसको एक्सेस ना करे, उसको अल्टर ना करे, चेंज ना करे। ये किसका काम होता है? इंटीग्रिटी का। ठीक है। समझ आया यहाँ तक? तो इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एक प्रोसेस होता है अगेन, ये दोनों चीजें आप लोग पढ़ेंगे, इंक्रिप्शन एंड हैशिंग, ये दोनों चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी एक साइंस है, एक अलग डोमेन है पूरा, जो कि ये बताता है कि आपका डेटा किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको साइफर टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। तो इंक्रिप्शन में आप कीज का यूज करते हैं। हैशिंग एक टोटली अलग प्रोसेस है जिसका काम यही होता है कि प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है डेटा, बट वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए नहीं होता है। इसको मैं ऐसे कुछ इस तरीके से समझाता हूँ आप लोगों को। ठीक है। मान के चलिए जैसे आप ए से एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट है कोई, ये बी है जिस तक ये डॉक्यूमेंट आपको शेयर करना है। ठीक है। इस डॉक्यूमेंट में कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा है। ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट आप शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, बट इसमें आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने की बात नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि इस डेटा को कोई, इस डेटा की प्राइवेसी मेंटेन रहे या ना रहे। मैं बस ये चेक करना चाहता हूँ कि ये डेटा जब मैं भेज रहा हूँ ए से बी तक, तो बी जो डेटा रिसीव कर रहा है वो एग्जैक्ट सेम डेटा होना चाहिए जो मैंने भेजा है। जिस फॉर्म में मैंने भेजा है वही फॉर्म में ओरिजिनल डेटा होना चाहिए। अगर वो डेटा नहीं है ओरिजिनल, तो डेफिनेटली किसी ने उस डेटा पे या बीच में मैन इन द मिडल अटैक जैसे कुछ अटैक्स को परफॉर्म किया होगा। ठीक है। तो अटैकर मतलब जो ये ए है वो बी को डेटा शेयर करना चाहता है, वो क्या करेगा? डेटा शेयर करने से पहले इस डॉक्यूमेंट का या इस मैसेज का, किसी भी चीज का, चाहे वो कितनी भी बड़ी फाइल हो, 10 GB 15 GB की फाइल हो, चाहे वो कितना छोटा डॉक्यूमेंट हो, चाहे एक सेंटेंस हो और चाहे एक वर्ड हो, आप हर एक चीज का हैश निकाल सकते हैं। हैश क्या होता है? एक अगेन एक अल्फा न्यूमेरिक आउटपुट होता है। ठीक है। हेक्साडेसिमल आउटपुट होता है, जो कि आपको क्या बताता है कि ये सिर्फ इतना बता रहा होता है। मान के चलो आपने 10 GB के फाइल का एक हैश निकाला, वो भी एक फिक्स्ड लेंथ आउटपुट होगा, उसका लेंथ चेंज नहीं होगा। उसके अंदर क्या लिखे होंगे? अल्फा न्यूमेरिक कुछ स्ट्रिंग लिखे होंगे। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिखा हुआ अंदर अल्फा न्यूमेरिक कैलकुलेट करने के बाद ये आपका हैश वैल्यू निकल के आया। हैश वैल्यू क्या होता है? एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग होती है, जो कि इसलिए होती है कि ये डेटा ओरिजिनल है या नहीं। अब इसको ऐसे समझिए, आपने डेटा शेयर करने से पहले इसका हैश निकाल के रख लिया अपने पास। ठीक है। आपने डेटा शेयर किया, बी के पास डेटा आया, बी ने क्या किया? बी ने भी इसका क्या कैलकुलेट किया? हैश। ठीक है। हैश हमेशा कुछ एल्गोरिदम के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। अलग अलग एल्गोरिदम्स होती हैं जिसके थ्रू हैश को जनरेट किया जाता है। ठीक है। तो कोई भी एल्गोरिदम ले लिया हम लोगों ने, तो वही सेम एल्गोरिदम से जब बी भी इस डेटा का हैश जनरेट करेगा, ठीक है, तो वो दोनों अगर वैल्यू मैच नहीं करती है, जो ए ने भेजा था डेटा उसकी हैश की वैल्यू, और जो बी ने डेटा रिसीव करा है उसके हैश की वैल्यू अगर मैच नहीं करती है, तो मतलब डेटा ऑल्टर किया गया है, डेटा में चेंजेस किए गए हैं। अगर ये दोनों वैल्यू मैच करती है, तो डेफिनेटली डेटा आपका सिक्योर है और वो ओरिजिनल डेटा ही है। उसमें कोई भी मतलब एक एक बिट सेम होनी चाहिए।
ऐसा नहीं कि कोई भी एक डिजिट चेंज हो गई तो उससे आप समझो कि ये तो ऑल्टर नहीं हुआ है, ठीक है। वैसे होता क्या है, डॉक्यूमेंट में अगर एक फुल स्टॉप भी मैं ऐड कर दूंगा ना, तो कंप्लीट हैश चेंज हो जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ एक डिजिट, कोई एक बीच का डिजिट चेंज होगा। आप एक फुल स्टॉप भी ऐड करोगे, एक वर्ड भी रिप्लेस करोगे, एक अल्फाबेट भी रिप्लेस करोगे, अपर केस को लोअर केस कर दोगे, लोअर केस को अपर केस भी कर दोगे, पूरा डॉक्यूमेंट का जो हैश है वो चेंज हो जाएगा। तो जो हैश वैल्यू होती है वो इसीलिए होती है ताकि आपको डेटा का ओरिजिनलिटी, डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन रखे, चेक करा जाए कि हाँ डेटा ओरिजिनल है या नहीं। आपने कुछ वेबसाइट पे भी देखा होगा आजकल, जब आप कुछ फाइल्स को या कुछ टूल्स को डाउनलोड कर रहे होते हैं तो उसमें भी हैश वैल्यू होती है, उसको चेकसम बोलते हैं कभी कभी। तो इस तरीके का वैल्यूज आपके वेबसाइट पे होता है। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे होते हैं तो साथ में उसका हैश दिया जाता है आपको। वो इसलिए दिया जाता है ताकि अगर वो सॉफ्टवेयर आपने वेबसाइट के अलावा कहीं से लिया है, मान लो किसी ने आपको पेन ड्राइव से शेयर कर दिया, तो आप ये चेक करना चाहते हो कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या ओरिजिनल टूल है या नहीं, तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके उनके हैश इस फाइल का ये टूल आपने डाउनलोड करा है या कॉपी करा है किसी ना, चाहिए वही हैश वेबसाइट पे मैच करना चाहिए। अगर नहीं करा तो पक्का आपके पास जो टूल आया उसमें कोई मालवेयर हो सकता है। समझ आया इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? डेटा की ओरिजिनलिटी हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए, ये काम किसका होता है? इंटीग्रिटी का। नेक्स्ट पे चलते हैं, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? डेटा आपके पास 24/7 अवेलेबल रहे, उसका वो उस पर कोई अटैक नहीं होना चाहिए। नहीं कि आपने डेटा अपना हार्ड ड्राइव में स्टोर किया था और हार्ड ड्राइव किसी ने करप्ट कर दी, या किसी मालवेयर ने उसको इंक्रिप्ट कर दिया, या फिर कोई उसको चुरा के ले गया, तो वो सारे क्या है? अटैक ऑन अवेलेबिलिटी। आपका डेटा क्लाउड सर्वर पे है और आपका इंटरनेट डाउन है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, किसी ने आपके इंटरनेट पे अटैक किया है, वो आपका पूरा वाईफाई डाउन है, आप अपने डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी क्या है? अटैक ऑन अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी का काम ये होता है कि आपका जो डेटा कहीं पे भी स्टोर है, चाहे सिस्टम में हो, पेन ड्राइव में हो, क्लाउड पे हो, या कहीं पे भी है, जहाँ पे भी आपका डेटा है, चाहे डेटा ही नहीं, सिर्फ आपकी वेबसाइट्स पे भी अटैक हो सकते हैं, जैसे डॉस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस। अब आगे जाके पढ़ेंगे डॉस अटैक क्या होता है। तो ऐसे कुछ अटैक्स हैं जो कि अवेलेबिलिटी को टारगेट करते हैं, किसी भी डेटा की, किसी भी रिसोर्स की, इंटरनेट की, वेबसाइट की, सर्वर की अवेलेबिलिटी पे काम करते हैं, ठीक है। तो हर मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आपको ये बोलती है कि आपका जो भी रिसोर्स है, एसेट है, चाहे डेटा हो, चाहे सर्वर्स हो, या हो, सब चीज आप 24/7 आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। जब आपको चाहिए आपके पास आपका डेटा होना चाहिए। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है? बैकअप। अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? बैकअप। अगर आप अपने डेटा का बैकअप लेके रखेंगे तो वो डेटा आपके पास हमेशा रहेगा। आपको अपना डेटा हमेशा बैकअप रखना चाहिए। जैसे आपका डेटा सिस्टम पे पड़ा हुआ है, अब आपको ये नहीं समझना चाहिए कि मेरा सिस्टम मेरे पास है, उस पर कोई भी अटैक नहीं होगा कभी भी, मैं जब चाहूँ अपना डेटा एक्सेस कर पाऊंगा। हो सकता है कि कुछ गलती से आपका सिस्टम अगली बार स्टार्ट ही ना हो, तो और अगर आपने बैकअप नहीं लिया होगा अपने डेटा का तो आपका कंप्लीट डेटा लॉस हो सकता है, चांसेस है। तो बेटर है कि अपने डेटा का बैकअप लीजिए, हार्ड ड्राइव में लीजिए, पेन ड्राइव लीजिए, या फिर आप क्लाउड पे लीजिए अपने डेटा का बैकअप। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां क्लाउड पे बैकअप रखना अपना प्रेफर करती हैं, ठीक है। समझ आया सर यहाँ तक सभी को? हेलो यस बताइए। सर, एक बार तीनों थोड़े नॉर्मल वे में बता देते सर। नॉर्मल वे में कैसे मतलब? सर जैसे मैंने तो आपने ये नॉर्मली समझाया। बताया है तो एक बार तीनों एक बार दोबारा बता देते सर, थोड़ा हाँ चलिए मैं एक सिंगल बार लाइन दोबारा में समझा सर। देता हूँ। हाँ। देखिए, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है? आपका जो डेटा है उसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है, वो कंटेंट कोई और एक्सेस ना कर पाए। आपका वो इमेज है, डॉक्यूमेंट है, पासवर्ड्स हैं, कुछ भी है, उस डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने का मतलब है कि उसको कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं कर पाए, कोई अटैकर उसको एक्सेस ना कर पाए। जिसके लिए आप किसका यूज करते हैं? इंक्रिप्शन, जो आपके डेटा को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है जिससे कोई थर्ड पार्टी उसको समझ नहीं सकता है। जैसे इंटीग्रिटी सर का मतलब क्या होता है? जैसे सर पासवर्ड होता है, वैसे ही है सर। हम्म। नहीं नहीं नहीं, पासवर्ड पासवर्ड का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप पासवर्ड को सिक्योर करने के लिए पासवर्ड को किसी के साथ शेयर कर रहे हो अगर आप, तो पासवर्ड को शेयर करने से पहले आप उसको इंक्रिप्ट कर सकते हो किसी फाइल के अंदर, ताकि वो जो डॉक्यूमेंट आप भेजोगे किसी को वो कोई और पढ़ ना पाए कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अच्छा तो सर, उसको मतलब बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। कोई रीड ना कर पाए सर। हाँ, उस डेटा को कोई एक्सेस ना कर पाए, कोई रीड ना कर पाए, वो होती है कॉन्फिडेंशियलिटी।
जी सर। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि उस डेटा के अंदर कोई चेंजेस ना कर पाए। जो डेटा आपने शेयर किया है वो डेटा ओरिजिनल फॉर्म में जाना चाहिए, उसके अंदर कोई चेंजेस कोई ऑल्टरेशन नहीं होना चाहिए। ये किसका मतलब होता है? इंटीग्रिटी यस। का। इंटीग्रिटी। अनअवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि आपका डेटा आपके पास 24/7 रहना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं होना चाहिए कि कोई किसी अटैक की वजह से आप अपना डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, किसी ने आपका डेटा इंक्रिप्ट कर दिया है तो आप ही उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। तो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपका जो डेटा है वो 24/7 आपके पास होने चाहिए, वो होता है अवेलेबिलिटी। कौन सी प्रोसेस? ये वाला TAN समझ नहीं आया। अच्छा ये वाला ना कह रहे हो ना? ये डेटा एंड डेटा, देखो डेटा जो आपका होता है वो तीन जगह होता है। या तो वो डेटा रेस्ट पे होता है। रेस्ट का मतलब कि आपका डेटा कहीं ना कहीं हार्ड ड्राइव में किसी जगह पड़ा हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, ना उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग कर रहा है, स्टोर्ड है कहीं पे। ट्रांसिट का मतलब क्या हुआ कि आपका डेटा एक जगह से, एक प्लेस से दूसरे सिस्टम तक या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहा है। जैसे आप कोई, मान के चलिए आपने किसी वेबसाइट पे लॉगिन किया तो आपने क्रेडेंशियल्स डाले अपने, वो क्रेडेंशियल्स आपके क्लाइंट से, आपके ब्राउजर से सर्वर तक जा रहे हैं, तो वो डेटा इन ट्रांसिट हुआ। डेटा इन प्रोसेसिंग मतलब कि आपके डेटा के ऊपर कोई सिस्टम, कोई पावर, कोई चीज प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रही है, तो उस प्रोसेसिंग के समय भी उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है कि कोई और थर्ड पार्टी उस पर अटैक ना कर पाए। तो जो भी प्रोसेसर्स होते हैं, जो भी सिस्टम्स होते हैं जो डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, उसको रीड कर रहे होते हैं, उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, उस समय भी डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो डेटा जनरली आपके तीन जगहों पे ही होता है और तीनों जगहों पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पास कुछ एलिमेंट्स हैं जो मैं भी आपको एक्सप्लेन किया है मैंने। यस। अब मैंने आपको CIA अभी बताया था। CIA का मतलब क्या होता है? CIA का मतलब क्या हुआ? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। इन तीनों के ग्रुप को, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? CIA ट्रायड। ठीक है। तो इस CIA ट्रायड के नाम से आपसे ये पूछ सकता है कोई भी, तो आपको ध्यान रखना है कि CIA का मतलब क्या होगा और उनको कैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इसके अलावा दो एलिमेंट्स और हैं यहाँ पे आपके पास। मेनली ये तीन एलिमेंट होते हैं, बट हाँ इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं। तो फोर्थ लिख लीजिए आप लोग, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? चेक करना। हम्म। ऑथेंटिकेशन एक प्रोसेस है जो कि वेरीफाई करता है आप कौन है, आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब, जैसे मान के चलिए आप अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को लॉगिन करते हैं, तो आप क्या प्रोवाइड करते हैं? दो चीजें, एक होता है यूजर नेम और एक होता है पासवर्ड। जो यूजर नेम होता है आपका, वो आपकी आइडेंटिटी होती है, और उसको प्रूफ करने के लिए आप क्या प्रोवाइड करते हैं? एक पासवर्ड। आप बताते हैं कि मैं वो यूजर हूँ या नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि आपने किसी और का यूजर नेम डाल दिया और अगर उसका आपको पासवर्ड नहीं पता तो जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है वो आपको एक्सेस नहीं करने देगा अकाउंट। तो आप अपना यूजर नेम इसलिए डालते हैं, आप बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरा यूजर नेम ये है, मेरा ईमेल एड्रेस, फोन नंबर ये है, ये मेरी आइडेंटिटी है। इसको वेरीफाई करने के लिए आपको पासवर्ड जैसी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती है। समझ आया? तो इस चीज को बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। और ऑथेंटिकेशन जनरली कितने तरीके का होता है? तीन तरीके का होता है। टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन लिख लीजिए। मतलब तीन तरीके से किया जाता है ऑथेंटिकेशन। समझ लीजिए क्या क्या तरीके होते हैं वो। फर्स्ट टाइप है आपका समथिंग यू नो। सेकंड है समथिंग यू हैव। समथिंग यू आर। ये तीन टाइप्स है ऑथेंटिकेशन के। इन तीन तरीकों से आप ऑथेंटिकेट करते हैं अपने आप को। क्या क्या मतलब होगा इनका? समथिंग यू हैव, समथिंग यू नो का मतलब क्या हो सकता है? बताइए। समथिंग यू नो, यूजर नेम तो नहीं बट पासवर्ड। समथिंग यू नो में, क्योंकि ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन का मतलब है वो पासवर्ड जो आपने प्रोवाइड किया था, राइट? तो समथिंग यू नो में ऐसी चीजें आ जाती हैं जो आप जानते हैं और सिर्फ आप ही जानते हैं, आपके दिमाग में है। जैसे आपका पासवर्ड, पैटर्न, पिन, पासकोड वगैरह जो होते हैं वो सिर्फ आपके दिमाग में होते हैं। वो सिर्फ कौन जानता है?
आप ही जानते हैं, तो उसको क्या, वो किस किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? समथिंग यू नो। समथिंग यू हैव किसके अंदर आएगा? समथिंग यू हैव के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? समथिंग यू हैव मतलब आपके पास कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपका लैपटॉप और आपका मोबाइल, जिस पे आपका ईमेल या एसएमएस आ सकते हैं। आपके पास ओटीपी आता है। ओटीपी का मतलब वन टाइम पासवर्ड जो होता है आपका, वो कहाँ पे आता है आपके पास? या तो ईमेल पे आता है, या तो फोन नंबर एसएमएस के फॉर्म में आपके मोबाइल पे आता है। तो वो क्या होता है आपका एक समथिंग यू हैव के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है। आपके दिमाग के अलावा आपके पास कुछ और भी है, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट, कोई फिजिकल थिंग, जिसपे आपको एक ओटीपी, एक वन टाइम पासवर्ड शेयर करेगा सर्वर, और उसके थ्रू आपको वेरीफाई करेगा कि आप सही में वही हैं या नहीं है। हो सकता है कि आपके पासवर्ड को किसी ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया हो, कोई आपका पासवर्ड जानता हो और वो आपके अकाउंट को एक्सेस कर रहा हो। तो वेरीफाई करने के लिए, डबल चेक करने के लिए वो क्या करेगा? एक ओटीपी आपको शेयर करेगा आपके नंबर पे, आपके ईमेल पे। तो वो क्या कहलाएगा? समथिंग यू हैव। इसके अलावा आपके पास बैजेस होते हैं, सिक्योरिटी कीज होती हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आप किसी सिक्योर फैसिलिटी के अंदर जाओगे तो आपको एक बैज लगाना पड़ता है। वो बैज अगर आपके पास नहीं होगा तो आप उस फैसिलिटी के अंदर नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा कुछ सिस्टम्स को स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक की होनी चाहिए, एक पेन ड्राइव की तरह दिखती हुई सिक्योरिटी की होती है, जिसके थ्रू कुछ एम्प्लॉयज क्या करते हैं? ऑथेंटिकेट करते हैं अपने आप को। तो वो पेन ड्राइव की तरह एक की होती है, उसके अंदर अगेन कुछ प्रोसेस चल रहा होता है, जिसके थ्रू आपको वेरीफाई किया जाता है, आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाता है कि आप वही हैं जो आप बता रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? समथिंग यू हैव। ये सारी चीजें, क्योंकि आपके पास कुछ फिजिकल चीज है, उसको बोलते हैं समथिंग यू हैव। हाँ, क्योंकि अगर लैपटॉप मोबाइल में आपके पास ईमेल है, मोबाइल में आपके पास एसएमएस है, तो वो आपके फिजिकल ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाता है। समथिंग यू आर। समथिंग यू आर क्या होगा? बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक का मतलब ऐसी चीजें जो आपके खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपका फिंगरप्रिंट है, आपका फेस है, आपका आई स्कैन हो सकता है, या पाम स्कैन हो सकता है। ये सब चीजों से क्या होता है? आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो ये थर्ड फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन होता है, जिसको क्या बोला जाता है? समथिंग यू आर। ऐसा कुछ जो आप हैं, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपकी मतलब आपके ही बॉडी से रिलेटेड कुछ पार्ट हैं, जिसके थ्रू आप ऑथेंटिकेट कर पा रहे हैं। राइट? तो वो क्या होता है? समथिंग यू आर। तो उसके अंदर आप बायोमेट्रिक का एग्जांपल लिख सकते हैं। तो इन्हीं तीनों तरीकों से आप ऑथेंटिकेट करते हैं, चाहे आप मोबाइल पे कर रहे हो ऑथेंटिकेट अपने आप को, चाहे आप सिस्टम पे कर रहे हो, चाहे किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, या किसी फैसिलिटी के अंदर आप जा रहे हैं। आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए इन्हीं में से कोई ना कोई मेथड यूज करना पड़ता है। ठीक है, और इन्हीं में से अगर आप किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा मेथड्स को यूज करते हैं ऑथेंटिकेट करने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एमएफए। उसको क्या बोला जाता है? एमएफए। अगर आप इनमें से मोर देन वन ऑप्शंस को यूज करते हो, फैक्टर्स को यूज करते हो ऑथेंटिकेट करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? एमएफए या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यहाँ तक समझ आया सभी? अलावा नहीं, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को। या, जैसे आप मान के चलो, आपने पहले पासवर्ड दिया अपना, पासवर्ड देने के बाद आपसे ओटीपी मांग रहा है, तो आपने इनमें से फर्स्ट और सेकंड को आपने एक साथ इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये क्या है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, या इसको आप एमएफए बोल सकते हो, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, आपने कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी जहाँ पे आपने पहले अपना ओटीपी, मतलब कुछ बताया, ओटीपी दिया। जैसे आधार कार्ड से रिलेटेड अगर आप कुछ काम करने जाते हैं, तो आपको पहले अपना ओटीपी बताना पड़ता है, फोन पे आता है जो आपके। और इसके अलावा आपको अपना फिंगर स्कैन, या जो आपके फिंगर टिप को वो स्कैन करता है, तो उसके थ्रू भी आप ऑथेंटिकेट होते हैं, आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर रहा होता है। राइट? तो उसमें आपने कौन कौन से दो यूज कर लिए? समथिंग यू हैव, समथिंग यू आर। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें से कोई भी दो या दो से ज्यादा मेथड्स को जब आप यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एक साथ, यस, तो उसको बोलते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या एमएफए। ठीक है, लास्ट बात करते हैं नॉन रेप्यूडिएशन। नॉन रेप्यूडिएशन का मतलब क्या होता है? रेप्यूडिएशन सुना है किसी ने? क्या होता है? देखिए, रेप्यूडिएशन का मतलब होता है कि कोई डिनाई करे कि हमारे पास किसी, मतलब आपने किसी को कुछ डेटा शेयर नहीं करा, या तो सामने वाले ने आपसे कुछ डेटा रिसीव नहीं करा। अगर कोई भी पार्टी डिनाई करती है कि मैंने कोई डेटा भेजा नहीं था, और सामने से मेरे पास कोई डेटा आया नहीं, जब कोई पार्टी डिनाई करती है कि उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन, उनके बीच में कोई डेटा शेयर नहीं हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेप्यूडिएशन। और नॉन रेप्यूडिएशन क्या होगा इसका?
अपोजिट, कि कोई भी पार्टी साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ये इंश्योर करती है कि कोई भी पार्टी ये डिनाई नहीं कर सकती है कि उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ था, उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन या डेटा शेयरिंग वगैरह नहीं हुई थी, ना सेंडर और ना ही रिसीवर। ठीक है, तो इसको इंश्योर करने के लिए कंपनियां क्या करती हैं? डिजिटल सिग्नेचर्स। डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं? जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट में साइन कर देते हो तो वो फिर कोई मना नहीं कर सकता, कि आप मना नहीं कर सकते कि मैंने वो डॉक्यूमेंट किसी को भेजा नहीं था, और सामने वाले भी अपनी उसी डॉक्यूमेंट पे स्टैंप लगा दे, तो फिर कोई दोनों में से कोई भी मना नहीं कर सकता कि हमारे बीच में ये डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट वगैरह नहीं हुआ, ये डेटा शेयरिंग वगैरह नहीं हुआ। तो जैसे हम फिजिकल चीजों पे साइन करते हैं, फिजिकल पेपर्स पे साइन करते हैं, वैसे ही ईमेल्स कम्युनिकेशन या किसी भी तरीके का आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो कोई भी पार्टी उसमें डिनाई नहीं कर सकती है कि हमारे बीच में ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ। प्रूफ आपके पास होता है, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर्स की मदद से आप प्रूफ करते हैं कि हाँ आपने कोई डॉक्यूमेंट किसी को भेजा है और सामने वाले ने वो आपसे डॉक्यूमेंट रिसीव करा है। तो ये किसके थ्रू किया जाता है? डिजिटल सिग्नेचर्स। तो ये भी अगेन एक कॉन्सेप्ट है जो आप कहाँ पे पढ़ेंगे? क्रिप्टोग्राफी के अंदर। इंक्रिप्शन, हैशिंग एंड डिजिटल सिग्नेचर्स, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप कहाँ पे पढ़ेंगे? क्रिप्टोग्राफी में। तो क्रिप्टोग्राफी यही करता है कि आपको डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए, डेटा की इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, उसकी नॉन रेपुडिएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का बहुत बड़ा रोल होता है। समझ आया? तो ये जो मॉड्यूल है आपका क्रिप्टोग्राफी वाला, वो लास्ट मॉड्यूल है आपका, 20th मॉड्यूल, तो हम लोग चीजें वो कवर करेंगे वहां तक जाके। बताइए। आपका जो ईमेल क्लाइंट होता है ना, जैसे आप जीमेल या कुछ भी, जो भी कंपनी अपना ईमेल क्लाइंट यूज कर रही है, उनका जैसे आप ईमेल्स भेजते हैं, ऑटोमेटिकली उनका डिजिटल सिग्नेचर जो उसके अंदर होता है ईमेल क्लाइंट के अंदर, वो अटैच हो जाता है उस डॉक्यूमेंट के साथ, और वो फिर शेयर हो जाता है सामने वाले के साथ। डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है? आपकी भी एक आइडेंटिटी होती है जिसको प्राइवेट की बोलते हैं, और सामने वाले की भी एक आइडेंटिटी होती है जिसको पब्लिक की बोलते हैं, जिसकी मदद से दोनों पार्टी डिनाई नहीं कर पाती है कि ये कम्युनिकेशन उनके बीच में नहीं हुआ। तो इसी वजह से आप क्या यूज करते हैं? डिजिटल सिग्नेचर्स को यूज करते हैं, ताकि कोई भी इसमें बैक ऑफ ना कर पाए, डिनाई ना कर पाए कि हाँ उनके बीच में कम्युनिकेशन या डेटा शेयरिंग। ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट्स हैं जिनमें से 3 खासकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ज्यादातर जगहों पे आपको ये 3 भी देखने के लिए मिलेंगे, बट आपको पांचों याद होने चाहिए। समझ आ गया यहाँ तक सभी को? चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं अब हम लोग। अब कुछ डिफेंसिव मॉडल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो आपको हेल्प करेंगे, कंपनीज को हेल्प करते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, उनको ये पता करने के लिए कि उनके ऊपर अटैक अगर हो रहा है तो क्या वो अभी भी उस अटैक को रोक सकते हैं, कितना परसेंट अटैक हो चुका है, कितना कौन से फेज तक उनके ऊपर अटैक हो चुका है, और क्या उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या उनका डेटा ऑलरेडी अनऑथराइज, मतलब किसी ने पर्सन ने, अटैकर ने एक्सेस कर लिया है, या अभी भी वो एक्सेस करने से रहता है डेटा। ठीक है, तो कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिनको डिफेंसिव मॉडल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए डिफेंसिव मॉडल्स के अंदर बहुत ही पॉपुलर एक मॉडल है जिसको बोलते हैं साइबर किल चेन। साइबर किल चेन, किसी ने सुना है पहले कभी साइबर किल चेन के बारे में? ठीक है, सो साइबर किल चेन के अंदर कुछ हमारे पास फेजेस होते हैं, तो उन फेजेस के पहले मैं नाम लिख देता हूँ आपके सामने। सबसे पहला फेज क्या होता है उसमें? रिकॉनासेंस, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, सेकंड क्या होता है? वेपनाइजेशन। थर्ड क्या होता है? डिलीवरी। फोर्थ एक्सप्लॉइटेशन।
लास्ट क्या होता है, एक्शंस ऑन ऑब्जेक्टिव। तो ये कुछ 7 फेजेस हैं जो कि किसके अंदर आते हैं, साइबर किल चेन। साइबर किल चेन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक चेन है। चेन का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक इवेंट्स होना, तो क्या बोलते हैं, चेन ऑफ इवेंट्स। तो यहाँ पे आप साइबर किल चेन में आप अटैक के इवेंट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कि अटैक एक के बाद कौन से फेज पे जाता है, सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, जो डिफेंसिव मतलब एक कंपनी को अपने आप को डिफेंड करने में हेल्प करते हैं। उनको पता होना चाहिए कि अटैकर इस समय क्या कर रहा होगा, अटैकर क्या कर रहा होगा, क्या प्रोसेस वो अप्लाई कर रहा होगा, ताकि वो अभी भी क्या उस अटैक को रोक सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है उसको रोकने की या नहीं है। सबसे पहला फेज क्या आता है हमेशा, रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, रिकॉनेसेंस इस वहाँ यहाँ पे जो मतलब है साइबर किल चेन के अंदर, वो ये है कि अटैकर ने आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली। अभी आप आगे जाके पढ़ोगे कैसे कैसे इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो अटैकर या तो एक्टिव मेथड्स को यूज करता है या पैसिव मेथड्स को यूज करता है। एक्टिव एंड पैसिव ये दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं डेफिनेटली, बट होते क्या है, मतलब क्या, एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली, राइट। तो एक्टिव का मतलब कि आपने किसी को डायरेक्टली टारगेट किया, आपको जिस मशीन को टारगेट करना था आपने उसी मशीन पे डायरेक्टली पैकेट सेंड किए, रिक्वेस्ट भेजी और आपको रिस्पॉन्स मिला। ठीक है, जैसे हम स्कैनिंग में करते हैं, अभी आप आगे जाके पढ़ोगे। पैसिव में क्या होता है कि आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से मतलब ऑनलाइन रिसोर्सेज से मतलब इनडायरेक्टली आप कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो अपने टारगेट के बारे में, उस रिसोर्स के बारे में। हाँ, मॉनिटर कर रहे हैं, या तो मॉनिटर करके आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, या फिर किसी थर्ड पार्टी से आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं, या फिर किसी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म से। तो वो सारी चीजें किसके अंदर आती है, पैसिव, पैसिव टेक्निक्स के अंदर आती है। ठीक है, तो चाहे रिकॉनेसेंस के लिए आप एक्टिव टेक्निक्स यूज करें या पैसिव यूज करें, अटैकर्स कोई ना कोई भी टेक्निक यूज कर सकता है, बट ज्यादा डिटेक्शन के चांसेस किस में होते हैं, एक्टिव में या पैसिव में। एक्टिव में होंगे क्योंकि आप उस समय डायरेक्टली कंपनी को टारगेट कर रहे होते हैं। तो अटैकर्स फर्स्ट फेज में ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे कि वो डिटेक्ट हो पाए, तो वो अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ और मेथड्स को यूज करते हैं, खासकर पैसिव मेथड्स को यूज करते हैं, ताकि उनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना मिले। ठीक है, या तो वो एक्टिव मेथड्स को यूज करते हैं तो रैंडमली करते हैं, उन